दृष्टि द एम पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष दृष्टि द एम द्वारा चलाई जा रही यूपीएससी और पीसीएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज श्रृंखला प्रोग्राम विद विश्लेषण में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के समक्ष इसके तहत तीसरा वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। अगर आप लोगों ने इससे पहले का 2 वीडियो नहीं देखा है तो इसे हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की वीडियो की इन्फॉर्मेशन अब तक सबसे पहले पहुंचे। और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन में भी हम लोग अन्य सेशन की भांति 5 प्रश्नों को विश्लेषण के साथ देखेंगे। साथ ही यहाँ हम देखेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को हल करते समय हमें कौन से कारगर ट्रिक्स अपनाने चाहिए। साथ ही विभिन्न तरह के जो शब्दावलियाँ यूज किए जाते हैं यूपीएससी और पीसीएस के विभिन्न परीक्षाओं में, उनसे कैसे पार पाया जाए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है। पहला है, यदि विधियाँ अधिक होती है तो स्वाधीनता कम हो जाती है। दूसरा है, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। तीसरा है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। चौथा है, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए सही नहीं है, अर्थात खतरा है। आपको बता दें इसका जो उत्तर होगा यहाँ विकल्प सी सही हो जाएगा कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। सर जॉन लॉक का कथन है कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। सर जॉन लॉक के इसी कथन से हम इस प्रश्न के उत्तर तक पहुँचने का प्रयास किए हैं। आपको बता दें कि इस तरह के प्रश्न में आपको हमेशा जो विभिन्न तरह की शब्दावलियाँ यूज की गई होती है उनके बारे में जानकारी आपके पास बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ विधि और स्वाधीनता। हालांकि आपको बता दें कि इस तरह के जो शब्द होते हैं कभी भी अपने आप में परिपूर्ण अर्थ नहीं देते हैं, लेकिन मोटे तौर पर इसे हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये विधि और स्वाधीनता का तात्पर्य। यहाँ विधि कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनसे हमारी व्यवस्थाएं चलती है। लोगों में अनुशासन लाने के लिए ये काम में लाया जाता है। अपराध के खिलाफ संरक्षण प्रदान करने का काम करता है। ये लोगों को न्याय और सुरक्षा दिलाने इत्यादि के लिए भी विधि का होना अति आवश्यक है। और जहाँ तक स्वाधीनता की बात है तो इस सब से प्रतीत होता है कि खुद के अधीन हो जाना या अपने काम को बिना रोक टोक कर पाना, यही स्वाधीनता है। स्वाधीनता के अभाव में व्यक्तिगत विकास संभव नहीं है, वो प्रभावित होता है। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि ये बिना रोक टोक काम करने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप किसी को भी हानि पहुँचाएं, किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को हनन करने लगे। संविधान और कानून यह लोगों या सरकारों को लोगों की आज़ादी छीनने से रोकता है। अतः विधि की अनुपस्थिति में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अर्थात विधि नहीं होगी तो स्वाधीनता भी नहीं होगी, वहाँ तानाशाही भी हो सकती है। इसलिए दूसरा विकल्प यहाँ पे दूसरा के बदला तीसरा होना चाहिए। तीसरा विकल्प सही है। और यहाँ मैंने संविधान और कानून का वर्णन इसलिए किया क्योंकि संविधान भी एक कानून है और यह भी एक क्या है, विधि है जिससे हमारा देश चलता है। इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल यहाँ विश्लेषण में लिया है। अब विधि में यदि परिवर्तन हो रहा है तो यह खतरा नहीं बल्कि समय के अनुसार व्यवस्था को अनुकूलता प्रदान करता है, जो कि विकल्प में कहा गया कि यह खतरा है, इसलिए वह विकल्प गलत हो जाएगा। इसी प्रकार विधि बनाने की जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति अर्थात जनता को अगर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, सामूहिकता नहीं रहेगी। और जब सामूहिकता नहीं रहेगी तो क्या होगा, बड़े समूह का कल्याण ही नहीं हो पाएगा। और जब बड़े समूह का कल्याण नहीं हो पाएगा तो देश कैसे चलेगा, संभव नहीं है। इसलिए देखा जाए यहाँ तो दूसरा विकल्प गलत हो जाता है। यहाँ दूसरा को तीसरा लिखा गया है और वहाँ तीसरा को दूसरा लिखा गया था, तो इसे ध्यान में रखना है। आगे कह रहा है कि विधियाँ अधिक होती है तो स्वाधीनता कम नहीं होती बल्कि प्रतिबंधित होती है, जबकि वहाँ कहा गया है कि अगर विधि अधिक होगी तो स्वाधीनता कम हो जाएगी। इस तरीके से देखा जाए तो ये भी विकल्प गलत हो जाता है। आपको बताते चलें कि प्रारंभिक परीक्षाओं में संविधान और उनके मूल लक्षणों से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं।
इसलिए आप इनका प्रत्येक आयाम से विश्लेषण करते हुए ही अध्ययन करें। साथ ही गरिमा, बंधुत्व, एकता, अखंडता जैसे शब्दों का भी स्वयं के आधार पर विश्लेषण करने का प्रयास करें, आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। इस तरीके से देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। आइए आज के सेशन का दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थिति नहीं की जाएगी अर्थात नहीं चलाई जाएगी। दूसरा कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या हैं? केवल एक सही, केवल दो सही, या फिर एक और दो दोनों सही, या फिर न तो एक न तो दो सही। आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प 3 अर्थात एक और दो दोनों सही है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। अनुच्छेद 361 कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के संवैधानिक संरक्षण का उल्लेख इस अनुच्छेद में किया गया है 361 में, कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कौन से संवैधानिक संरक्षण मिलेगा। अनुच्छेद 361(2) में है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई भी दंडिक कार्यवाही संस्थित अर्थात नहीं चलाई जाएगी। यानी पहला कथन देखा जाए यहाँ तो सही हो जाता है, पहला कथन सही है। हालांकि पदावधि के बाद दंडिक कार्यवाही की जा सकती है, जबकि पदावधि के दौरान दंडिक कार्यवाही तो नहीं, लेकिन सिविल कार्यवाही की जा सकती है, तो इसे ध्यान रखना है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए कुछ शक्तियों का उल्लेख है। प्रावधान के अनुसार राज्यपाल कुछ परिलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का हकदार होगा जो संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। वहीं 158(4) कहता है कि पदावधि के दौरान राज्यपाल की उपलब्धियों और भत्तों में कटौती नहीं की जाएगी, अर्थात दूसरा कथन भी सही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का विकल्प 3 1 और 2 दोनों सही है। आइए आज के सेशन का तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन को विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। पहला है शक्ति का परिसीमन। यहाँ परिसीमन का मतलब लिमिटेशन से है। जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखिएगा यूपीएससी का, तो परिसीमन का इंग्लिश वर्जन जब देखिएगा तो उसमें लिमिटेशन है, जबकि ऐसे परिसीमन का जो अर्थ लिया जाता है डीलिमिटेशन से लिया जाता है, लेकिन यहाँ हमें लिमिटेशन अर्थात नियंत्रण से लेना है। शक्तियों का नियंत्रण। दूसरा है विधि के समक्ष समता। तीसरा सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व और चौथा स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। और इनमें चुनना क्या है कि प्रमुख लक्षणों के रूप में कौन कौन से हैं, विधि के शासन के प्रमुख लक्षण इनमें से कौन है कौन नहीं है, ये हमें चुनना है। तो ऑप्शन 1 है, ए है केवल 1 और 3। ऑप्शन बी कहता है 1 2 और 4। ऑप्शन सी कहता है 2 और 4। ऑप्शन डी कहते हैं 1 2 3 और 4। आपको बता दें यहाँ जो उत्तर हो जाएगा सही, जो विधि के शासन के लक्षण है वो है 1 2 और 4, अर्थात शक्तियों का परिसीमन जरूरी है। इसमें सरकार के प्रति जो जन उत्तरदायित्व है इनमें गलत है। विधि का के समक्ष समता भी सही है, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, तो इसलिए यहाँ पे 3 गलत हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 2 और 4। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। यहाँ तीसरे विकल्प में देखा जाए तो विपरीत तथ्य है, जहाँ जनता के प्रति सरकार का उत्तरदायित्व होना चाहिए, न कि सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व होना चाहिए जनता का। यहाँ जनता के प्रति सरकार का उत्तरदायित्व होना चाहिए, न कि सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, इसलिए तीसरा विकल्प गलत हो जाता है। आपको बता दें कि सरकार की शक्तियों का नियंत्रण रखना विधि के शासन का सबसे अहम गुण है। इस तरीके से देखा जाए तो पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। विधि का शासन इसका तात्पर्य कोई भी देश अपने संविधान और संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार चलेगा। संविधान या कानून या सरकार की शक्तियों का स्रोत तो है ही, साथ ही उस पर नियंत्रण भी रखता है। विधि के शासन का उदाहरण अगर हम लें तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोई कृत्य करता है और वह कृत्य अपराध है या नहीं है, और यदि है
तो उसकी सज़ा क्या होगी, इस बात पर संशय न हो, इसके लिए विधि का ही सहारा लिया जाता है। अतः विधि का होना आवश्यक है। विधि के समक्ष समता, कोई भी कानून सभी के लिए समान होता है, यही विधि के समक्ष समता है। इस तरीके से देखा जाए तो इसमें ऊपर के प्रश्न में जो विकल्प सही है वो है 1, 2 और 4। 3 विकल्प सही, गलत हो जाता है तीसरा वाला। आइए आज के सेशन का चौथा प्रश्न देखते हैं। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के उपबंध में प्रयोग करता है तो क्या होगा। पहला, उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाएगी। दूसरा, उस राज्य की विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके पदाधिकार के अधीन प्रयोग होगी। तीसरा, उस राज्य में अनुच्छेद 19 लंबित हो जाता है। और चौथा, राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। आपको बता दें इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नहीं सॉरी, इसमें है उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग होगी। यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। अनुच्छेद 356 में विधानसभा के स्वतः भंग होने का उल्लेख नहीं है, इसलिए कथन 1 गलत हो जाता है, क्योंकि उसमें लिखा है कि विधानसभा स्वतः भंग हो जाएगा। दरअसल अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि राज्य का शासन संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा है तो वह राष्ट्रपति को इस बारे में एक रिपोर्ट भेजता है। उस रिपोर्ट के आधार पर या कभी कभी बिना रिपोर्ट के भी राष्ट्रपति को अगर आवश्यक लगता है तो वह अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर राष्ट्रपति राज्य सरकार या फिर उसके किसी भी निकाय के पास जो भी शक्तियाँ होती है उनमें से कुछ या सभी शक्तियाँ अपने हाथ में ले सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि राज्य की कार्यकारी जो शक्तियाँ होती है वो उनके हाथ में आ जाती है। इसका अर्थ यह है कि अनुच्छेद 356 के लागू होते ही कार्यपालिका भंग होती है, न कि विधानमंडल। इसलिए भी कथन 1 गलत होता है। विधायी शक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति घोषणा करते हैं कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के पास चली जाएगी, यानी कथन 2 देखा जाए तो क्या है, सही है। इसलिए इसका उत्तर इस प्रश्न का विकल्प बी हो जाएगा। अनुच्छेद 19 का निलंबित होना आपातकाल के संबंध में 356 का हिस्सा नहीं बल्कि ये 359 से जुड़ा प्रावधान है, इसलिए यह कथन भी गलत हो जाएगा। तो आइए आज के सेशन का 5वां और अंतिम सवाल देखते हैं। निजता के अधिकार को जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार के अमूर्त भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान के निम्न कथन में से किससे यह उपयुक्त या सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। पहला है अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंधित होता है। दूसरा है अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व से ये उपबंधित होता है। सी है कि अनुच्छेद 21 एवं भाग 1 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। और चौथा है अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध। आपको बता दें कि यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 एवं भाग 1 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि यहाँ भाग 1 नहीं भाग 3 होना चाहिए। यहाँ मिस्टेक से भाग 1 लिखा गया है तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ होगा भाग 3। इसके विश्लेषण को देखते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो इन विकल्पों में केवल अनुच्छेद 21 ही है जो स्वतंत्रता के अधिकार वाले खंड से हैं, इसलिए तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 17 समता के अधिकार से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकारों से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के दायरे को कई बार बढ़ाया है। इनमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार और विदेश यात्रा करने का अधिकार भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को भी गरिमा एवं स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़ते हुए अनुच्छेद 21 का ही एक भाग माना है। साथ ही आधार कार्ड के मामले में जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया है। इस तरीके से यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी सही, कि अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में, यहाँ फिर से कह रहा हूँ भाग 3 है, एक मिस्टेक से है, भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं
जो है वो निजता के अधिकार को जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार के अमूर्त भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है और उसे उपयुक्त तरीके से या सही एवं समुचित ढंग से यही विकल्प यहाँ इसे अर्थित करता है। तो आज के सेशन में इतना ही। अगला सेशन लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे हम आप लोगों के समक्ष। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।